नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है देखिए, सबसे फर्स्ट हम फ्लूइड होते क्या हैं, फ्लूइड्स कहते किनको हैं। वे सब मैटर्स विच कैन फ्लो, द मैटर्स विच कैन फ्लो आर नॉन एज फ्लूइड। ओके, फ्लूइड को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर इसके दो पैरामीटर्स की बात करूंगा। फर्स्ट पैरामीटर है इसका डेंसिटी और सेकंड पैरामीटर है इसका प्रेशर। डेंसिटी क्या है, सबसे पहले देखिए डेंसिटी क्या है। डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या लिखेंगे? मास ओवर वॉल्यूम। किसी भी फ्लूइड के लिए हम मास को जब डिफाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं डेल एम बाय डेल वी, और डेल वी एक्सटेंड टू 0, देन आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू डी एम बाय डी। द रेट ऑफ चेंज इन मास विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे? यहां से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिखेंगे। मेरी बात क्लियर? इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होगी? यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अगर मेरे पास कोई मिक्सचर हो फ्लूइड का, उस केस में डेंसिटी को क्या लिखेंगे? फॉर मिक्सचर आप क्या लिख सकते हैं? रो इक्वल टू लिख सकते हैं डिफरेंट के मास m1 m2 m3 mn मास है मान लीजिए, और उनका वॉल्यूम v1 v2 v3 vn है, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो इक्वल टू नेट मास बाय नेट वॉल्यूम। अब अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास अलग अलग मास दिया हो और उनकी अलग अलग डेंसिटी गिवन हो, देन आप क्या लिखेंगे? रो इक्वल टू आप लिख सकते हैं व्हेन फ्लूइड्स ऑफ different masses having different densities are mixed with each other, then आपके पास then effective density क्या होगी? रो इक्वल टू डिफरेंट मासेस m1 m2 m3 mn। डिफरेंट वॉल्यूम नहीं दिया बट डेंसिटीज दी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? मास बाय डेंसिटी ना। तो आप लिख सकते हैं m1 बाय रो 1 प्लस m2 बाय रो 2, ये आपके पास उसकी इफेक्टिव डेंसिटी हो जाएगी। अगर मान लो दो ही फ्लूइड आपके पास दिए हैं तो आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय m1 बाय रो 1 प्लस m2 बाय, और अगर इसमें भी आपके पास m1 इज इक्वल टू m2 हो, देन आप रो इक्वल टू लिख सकते हैं 2 रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2 आ जाए। इसका मतलब आप लिख सकते हैं रो 1 रो एंड रो 2 आर इन हार्मोनिक सीरीज। अगर ABC, if ABC are in harmonic series, then their reciprocal A 1 by A, 1 by B and 1 by C will be in arithmetic series। और अर्थमेटिक सीरीज में टू सक्सेसिव का डिफरेंस क्या होता है? इक्वल रहता है। 1 by A माइनस 1 by B इक्वल टू 1 by B माइनस 1 by C। तो उससे आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। अगर आपके पास फ्लूइड्स हैविंग
different volume and different densities are mixed, then आपके पास इफेक्टिव डेंसिटी क्या होगी? देन इफेक्टिव डेंसिटी रो इक्वल टू नेट मास क्या होगा? अब मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना। देन ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 प्लस ρn Vn ओवर नेट वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। और अगर आपके पास दो ही फ्लूइड इस तरह से मिक्सचर हो तो आप क्या लिखेंगे? ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 बाय, और अगर V1 और V2 इक्वल हो जाता है तो आप इफेक्टिव डेंसिटी लिखेंगे ρ1 प्लस ρ2 बाय 2 हो जाए, जिसे आप लिख सकते हैं कि ρ1 ρ एंड ρ2 आर इन अर्थमेटिक सीरीज। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास डेंसिटी का रिजल्टेंट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहां से एक डेफिनेशन और भी आ जाती है। एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेफिनेशन डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी वैल्यू एक ही होती है। ओके, तो देखिए क्या है। हाँ भाई, रिलेटिव डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ density of any fluid या substance, density of any fluid or substance to density of water at 4 degrees centigrade. Density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वहां पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जो अपन वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब लेते हैं, वो एक्चुअली में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी रो आर, आपके पास मरकरी के लिए 13.6 है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का 13.6 टाइम्स है। मेरी बात क्लियर? किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी के लिए रो आर आपके पास कितना है? 13.6 है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या हो जाएगी? 30.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जिससे आप लिख सकते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप लिख सकते हैं 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये आपके पास डेंसिटी हो जाए। एक आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली में क्या होती है? ये एक रेशियो है वेट का। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू weight of water of same volume at 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इनको, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वेट mg होता है। वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम रो, तो आप लिख सकते हैं इसे रो फ्लूइड इंटू जी बाय रो वाटर इंटू जी, तो आपके पास वही हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वही रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होगी। लेकिन डायमेंशनली ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। मेरी बात क्लियर, दोनों की मैथमेटिकली देखें, न्यूमेरिकली देखें, वैल्यू सेम होती है, लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। मेरी बात क्लियर। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है प्रेशर का। प्रेशर क्या है, देखिए फ्लूइड के लिए हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर क्या है, इट इज डिफाइन एज, प्रेशर को लिख लीजिए, लिखना चाहे इट इज डिफाइन एज द नॉर्मल फोर्स ऑन यूनिट एरिया या यूनिट सरफेस एरिया। नॉर्मल फोर्स ऑन यूनिट सरफेस एरिया। प्रेशर में जब फोर्स प्रेशर की बात करते हैं तो फोर्स कौन सा लेते हैं, नॉर्मल, जो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो आप लिख सकते हैं यहां से, मान लीजिए मेरे पास कोई एरिया है डेल ए, इस पर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डेल एफ, तो उस केस में आपके पास प्रेशर क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल ए आ जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, जिस एरिया पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात कर। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, पास्कल होती, यूनिट होती है 1 पास्कल, और 1 पास्कल आप लिखते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होगी, ml-1 t-2 होगी। इसके अलावा इसकी अदर यूनिट्स भी आती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक यूनिट आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। इसके अलावा इसकी एक यूनिट आ जाती है टॉर, भी एक इसकी यूनिट होती है 1 टॉर, ओके। इसके अलावा 1 टॉर, जिसे टॉरिसेली यूनिट भी कहते हैं, ये भी इसकी यूनिट होती है। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप किसी भी फ्लूइड के कारण प्रेशर देखते हैं तो सबसे पहले उस प्रेशर में हम वेरिएशन चेक करेंगे कि प्रेशर में वेरिएशन कैसे होता है, फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेशर में वेरिएशन कैसे होता है। तो देखिए, वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर। पहले देखिए, सबसे पहले इन हॉरिजॉन्टल, किसी भी स्टेशनरी लिक्विड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ये कंटेनर है जो रेस्ट पर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। आप हॉरिजॉन्टली अगर इसके प्रेशर की बात करना चाहते हैं, इसकी लेंथ L है,
तो हम इसके अंदर एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं। हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया, इसकी थिकनेस लेंथ आपके पास डेल एक्स है, ये ए एंड है इसका, ये बी एंड। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास दो एंड थे, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था। क्लियर? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है आपके पास, और लिक्विड की डेंसिटी जो आपके पास है, डेंसिटी ये आपको रो दी। अब रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब जितना लेफ्ट से फोर्स लग रहा है उतना ही आपके पास क्या लगेगा? राइट से फोर्स लगेगा। यही हुआ ना? तो आप कह सकते हैं फॉर एलिमेंटल पार्ट आप लिख सकते हैं, मास कितना होगा? dm इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इसे आप लिख सकते हैं AdX। क्लियर? आप इसके लिए नेट फोर्स की बात करेंगे तो इधर से मान लो P1 प्रेशर है और इधर से मान लो P2 प्रेशर है, तो आप नेट फोर्स क्या लिखेंगे यहां पर? नेट फोर्स DMA इक्वल टू, इधर से क्या लगा? P1A माइनस दूसरी तरफ से फोर्स क्या लगा? P2A। प्रेशर P1 है तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर इनटू एरिया ना। आपको पता है एक्सेलरेशन 0 है इसमें, तो इसका मतलब P1A इक्वल टू क्या हो गया? P2A। इसका मतलब जो P1 होगा वही आपके पास क्या होगा? P2 होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली रेस्ट में जब कोई फ्लूइड होता है, हॉरिजॉन्टली ईच पॉइंट पर उसका प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है, वहां कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इन डेप्थ की बात करें, फ्लूइड के डेप्थ में देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है h हाइट तक। इसमें हम फिर से एक एलिमेंट लेते हैं, रेस्ट में है तो हमने यहां एक एलिमेंट लिया, यहां से प्रेशर इस पर P1 लग रहा है, इधर से प्रेशर क्या है? P2। ये इसकी लेंथ क्या है? dy है। तो आप इस एलिमेंट के लिए मास देख सकते हैं क्या होगा? मास dm इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जिसे आप लिख सकते हैं AdY। अब इस एलिमेंट पर टोटल फोर्स क्या लगे? ऊपर को लगा P2A, नीचे को लगा P1A, और नीचे को लगा इसका वेट dmg। क्लियर? तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं? P2A इक्वल टू P1A प्लस dmg। बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, जितना अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड। मान लो ये dy डिस्टेंस तक प्रेशर में चेंज जो हुआ है वो dp हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इसे कि P2 इक्वल टू P1 प्लस dp लिख सकते हैं। P2 ज्यादा है P1 से, दिख रहा है ना? कितना? मान लो dp। तो उस केस में आपके पास P2 माइनस P1A इक्वल टू dm को क्या लिखेंगे? रो A dy इंटू जी। ए से ए कैंसिल, इसे आप क्या लिख सकते हैं? dp इक्वल टू रो जी dy लिख सकते हैं। इसका मतलब dy डिस्टेंस तक डेप्थ में जाने पर प्रेशर में चेंज कितना होता है? रो जी dy। अगर मैं अपर सरफेस पर यहां एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर लग रहा है, और वो कितना है? एयर के कारण लगने वाला प्रेशर है आपके पास P0, और बॉटम पर जो प्रेशर लग रहा है फ्लूइड का वो मान लो कितना है? यहां पर P है। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे dp को, कहां से लेकर? अपर की हाइट क्या थी? 0, डेप्थ 0 थी, प्रेशर P0 था, और h डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास P माइनस P0 इक्वल टू रो जी h। तो आप लिख सकते हैं h डेप्थ नीचे, प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा?
पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। इसका मतलब स्टेशनरी किसी भी फ्लूइड के अंदर एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास किसी भी रेस्ट के अंदर कंटेनर के लिए हमने प्रेशर का वेरिएशन पढ़ा है। हमने यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिया है कि एच डेप्थ नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट प्लस रो जी एच होता है। अगर मैं इसको भी अलग अलग करके देखूं तो पी नॉट जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के कारण है और रो जी एच वो क्या है, लिक्विड के कारण है। और पी क्या है, नेट प्रेशर है। पी क्या है, नेट प्रेशर एट द बॉटम। और जो आपके पास पी नॉट है वो एटमॉस्फेयर के कारण है। आप इस डिफरेंस को P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच को गॉस प्रेशर कह सकते, गेज प्रेशर कह सकते। ये किसके कारण है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड है। ये किसके कारण है, ये केवल और केवल फ्लूइड के कारण है, जिसे हम गेज प्रेशर भी कह सकते हैं। और P क्या था, टोटल प्रेशर होगा मेरे पास। क्लियर? अब अगर हम यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करें तो कैसे करते हैं, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करते हैं वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज किया गया था। बैरोमीटर में क्या किया गया था, एक कंटेनर लिया गया था जिसके अंदर मरकरी को भरा गया था। यह मरकरी थी। एक ट्यूब ली गई, वन साइड से क्लोज थी, उसे मरकरी से भरा गया। उसके मुंह पर अंगूठा लगाकर उसे धीरे से इसके अंदर इस तरह से उल्टा कर दिया कि उसके अंदर एयर ना जा पाए। तो कुछ इस तरह से ट्यूब को उल्टा इन्वर्टेड रखा गया इसके। तो इसके अंदर ये मरकरी किसी हाइट तक उठी थी। जो ये हाइट थी इसकी वैल्यू उसे 75 सेंटीमीटर मिली थी। यहां पर वैक्यूम था और वैक्यूम होने के कारण यहां का प्रेशर जो था, इस पॉइंट का प्रेशर 0 था। आपको पता है हॉरिजॉन्टली यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, तो इस 2 नंबर पॉइंट पर भी प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है। और इसके लिए एच डेप्थ नीचे प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस रो जी एच होगा। तो आप इसको पुट करेंगे तो P नॉट इक्वल टू P1 क्या था, 0 प्लस रो जी एच। तो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको क्या मिला, रो जी एच। और H की वैल्यू 75 सेंटीमीटर थी, जिससे आप लिख सकते हैं 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब मरकरी के 75 सेंटीमीटर कॉलम का जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 75 सेंटीमीटर। रो क्या था आपके पास, मरकरी के लिए 13.6 इंटू 10⁻⁻³ और जी की वैल्यू आपके पास 9.8 थी। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मेरी बात क्लियर? ये था आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करने का मेथड। ये 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ओके, तो ये आपके पास प्रेशर निकालने का मेथड। इसके बाद एक और डिवाइस होती है जिसे हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर का यूज हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड का, ये किसके लिए काम होता है, टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड का प्रेशर डिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है, राइट। इसमें क्या होता है, इस तरह से एक बॉक्स होता है
जिसमें उसको भरा जाता है जिसका प्रेशर डिफाइन करना हो। इस तरह से इसमें एक ओपन यू ट्यूब होती, मेरी बात क्लियर। इसके अंदर उस फ्लूइड को भरा जाता है जिसका प्रेशर डिफाइन करना है। मान लीजिए वो भरा हुआ है, इधर दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, राइट। अब यहां से हम उसका प्रेशर डिफाइन कर लेते हैं। इसमें किसी भी पॉइंट पर मान लो यहां प्रेशर पी नॉट है, तो डेफिनेटली यहां भी प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ही होगा। या इसका प्रेशर पी है मान लो, तो यहां का प्रेशर भी क्या होगा, पी होगा। इसकी सीध में जाएंगे तो यहां का प्रेशर भी क्या होगा, पी। अगर ये इससे एच हाइट ऊपर है और इसका प्रेशर पी नॉट है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी। तो ये क्या होगा, इसके फ्लूइड का प्रेशर होगा। ये मैनोमीटर से हम किसी भी फ्लूइड का प्रेशर डिफाइन करते हैं। मेरी बात क्लियर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम प्रेशर डिफाइन करने के लिए करते हैं। ये क्या थी, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करते हैं, मैनोमीटर से आप किसी भी फ्लूइड का प्रेशर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहां से किसी कंटेनर की वॉल पर फोर्स देखें तो वॉल पर क्या फोर्स लगेगा। किसी भी कंटेनर की, कंटेनर है मान लीजिए ये रहा, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। इसमें आप इसकी एच डेप्थ है, आप पता लगाना चाहते हैं कि इस पर प्रेशर कितना होगा। तो गौर से देखिए, यहां से आप वाई हाइट नीचे देखते हैं तो यहां जितना प्रेशर होगा उतने यहां पर प्रेशर लगेगा। मैंने यहां पर एक एलिमेंट ले लिया dy, इसका एरिया A है, तो इस पर लगने वाला फोर्स पता करना है अपनी। मान लो इसकी लेंथ आपको दी थी और इस कंटेनर की लेंथ उधर को B थी, ये इसकी लेंथ L होगी। मान इसकी जो विड्थ थी, विड्थ ऑफ कंटेनर इज B। तो आपके पास इस पार्ट पर लिक्विड के कारण प्रेशर कितना होगा, जितना नीचे लगेगा एवरी डायरेक्शन में सेम होता है। यहां पर प्रेशर कितना हो गया, रो जी वाई ना। तो इसका एरिया कितना है आपके पास, B इंटू डी वाई, क्योंकि ये थी B और ये विड्थ क्या है dy। तो आपके पास इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया, PDA। तो आप लिख सकते हैं रो जी बी वाई डी। तो टोटल फोर्स देखेंगे कितना हो जाएगा, F इक्वल टू इंटीग्रेशन DF रो जी बी वाई डी वाई, कहां से, 0 से लेकर H तक। तो आप कह सकते हैं यहां से कि फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, रो जी बी एच स्क्वेयर बाय 2। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रो जी बी एच इंटू एच बाय 2। बी एच क्या है, इस स्ट्रिप, इस पूरी वॉल का एरिया, एच हाइट और बी इसकी विड्थ थी। तो आपके पास क्या हो गया, F इक्वल टू रो जी एच बाय 2 इंटू एरिया A। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास प्रेशर ऑन वॉल कितना हो जाएगा, रो जी एच बाय 2 हो जाएगा। मतलब नेट प्रेशर का हाफ आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जब फ्लूइड मोशन में होगा उस केस में उसके प्रेशर में क्या वेरिएशन आता है। जब कोई फ्लूइड मोशन में होगा उस केस में उसके प्रेशर में वेरिएशन कैसे आएगा। देखिए, मान लीजिए कोई फ्लूइड आपके पास एक कंटेनर में है और कंटेनर मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन A से। उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A0। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी।
यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, ये हाइट यहां से H1 हो जाएगी और यहां से हाइट आपके पास क्या होगी, H2 होगी। तो डेफिनेटली इस 2 नंबर पॉइंट और 1 पर प्रेशर सेम नहीं है, क्योंकि यहां प्रेशर क्या है, अगर यहां से देखें तो P1 इक्वल टू क्या है, P नॉट प्लस रो जी एच है, और P2 क्या है, P नॉट प्लस रो जी H2 है। तो क्लियर दिख रहा है कि P2 इज ग्रेटर देन है किससे, P1 से। तो यहां प्रेशर में एक वेरिएशन आया है, वो इस एक्सेलरेशन के कारण आया। हम यहां पर एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं। जब आप इस एलिमेंट के बारे में बात करोगे तो इसका मास क्या है, dm। आपको पता है इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर कम है, तो मान लीजिए इधर को जो प्रेशर लग रहा था वो P प्लस dp था और इस डायरेक्शन का प्रेशर क्या था, P। इस पर जो इसके कारण शूडो लग रहा था वो इस डायरेक्शन में था, जिसे आप dm a नॉट लिख सकते हैं। मान लीजिए इस एलिमेंट की लेंथ वही dx है, तो आप इसके मास को क्या लिखते हैं, dm इक्वल टू जो अभी पढ़ा था रो a dx। तो आप यहां से लिख सकते हैं इस P के कारण फोर्स Pa प्लस dm a नॉट इक्वल टू P प्लस dpa। आप कह सकते हैं Pa प्लस रो a dx इंटू a नॉट इक्वल टू Pa प्लस dpa। तो आपके पास dp इक्वल टू क्या हो गया, रो a नॉट dx हो जाएगा। अगर L लेंथ तक आप जाते हैं प्रेशर में वेरिएशन कितना आता है, dp P1 से P2 तक जाओगे तो रो a नॉट 0 से L तक जाओगे, तो L लेंथ तक जाने पर P2 माइनस P1 की वैल्यू रो a नॉट L आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। लेकिन यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां से क्या वेरिएशन होगा, हॉरिजॉन्टली जो वेरिएशन आया है प्रेशर में वो आपके पास आया है रो a नॉट L। लेकिन यहां से अगर आप वेरिएशन देखते हैं तो P2 माइनस P1 को क्या लिखेंगे, रो जी H2 माइनस H, राइट। देन आप क्या दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप लिख सकते हैं रो a नॉट L इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस, तो रो से रो कैंसिल, तो a नॉट इक्वल टू जी H2 माइनस H1 बाय L आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। अगर आप गौर से देखें इस डायग्राम को तो आप यहां देख सकते हैं, अगर यहां से आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं ये एंगल थीटा है, ये आपके पास क्या आया है L, और इस ट्राइंगल के अंदर ये वर्टिकल हाइट आपके पास क्या आई है, H2 माइनस H1। देन आप क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 बाय L को tan थीटा लिख सकते हैं, तो A नॉट इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, G tan थीटा। तो जब भी कोई कंटेनर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा उस केस में उसके अंदर प्रेशर में एक वेरिएशन आएगा और वो वेरिएशन क्या होगा, A नॉट इक्वल टू G tan थीटा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएशन और भी आ जाता है, अगर आपके पास कंटेनर रोटेशनल मोशन में हो तो उस केस में भी उसके अंदर एक वेरिएशन आता है। अगर आप उसे डिफाइन करना चाहें तो उस केस में आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कंटेनर है जो वो किसी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, उस केस में भी क्या होगा, उस केस में आपके पास जो फ्लूइड होगा कोई कंटेनर है ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करेगा तो डेफिनेटली फ्लूइड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाए। क्लियर। उस केस में एक्सिस से बाहर की ओर जाने पर फ्लूइड की शेप कुछ इस तरह से बनेगी, राइट। उस केस में अगर हम बात करें जो अभी हमने पढ़ा था यहां से
कि ए नॉट इक्वल टू जी टेन थीटा पढ़ा है हमने, राइट। ए नॉट इक्वल टू क्या पढ़ा है, जी टेन थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या है, ए नॉट बाय जी। मान लो मैं यहां से x डिस्टेंस पर बात करता हूं किसी पॉइंट, उस पॉइंट के लिए यहां से डेप्थ आपके पास y है, यहां से डिस्टेंस x है, तो इसके लिए जो आपके पास टेन थीटा बनेगा, राइट। x डिस्टेंस पर अगर आप किसी पॉइंट की बात करेंगे तो जो स्लॉप बनेगी इस तरह से, उसे आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं। और x डिस्टेंस पर जो एक्सेलरेशन a नॉट होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x बाई जी। तो आपके पास dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स dx। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g जैसा रिलेशन आ जाता है। मेरी बात क्लियर। तो कुछ ऐसी उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इसके अपर सरफेस से उसकी डेप्थ क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g हो जाएगी। मेरी बात क्लियर, आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर, ये था आपके पास वेरिएशन उसकी मोशन के कारण। ओके, इसके बाद आपके पास एक सिंपल सा प्रिंसिपल आता है इसका, जिसे हम कहते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है, देखिए पास्कल लॉ का बिल्कुल सिंपल फंडा जो आपको याद रखना है वो तो ये है कि किसी भी पॉइंट पर एवरी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, राइट। किसी भी कोई बहुत ही पॉइंट, छोटे पॉइंट, डिमिनिश्ड पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट पर अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू इन एवरी डायरेक्शन वहां पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। मेरी बात क्लियर। तो आप कह सकते हैं इसको अगर लिखना चाहें, द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट, द प्रेशर लिख लो, पास्कल लॉ लिख लीजिए, पास्कल लॉ। क्या लिखोगे, लिखिए, द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन ऑल इनक्लोज्ड फ्लूइड, द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट in an unclosed fluid is transmitted uniformly to every part of the fluid, and the walls of container, okay। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखते हैं फ्लूइड के अंदर, एवरी पॉइंट पर जितना प्रेशर इधर है उतना ही इधर होगा, इधर हर डायरेक्शन में उसका ट्रांसमिशन क्या होगा, सेम होगा। मेरी बात क्लियर। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी का एक एग्जांपल है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि इस तरह से दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पिस्टन होते हैं। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2। अब फ्लूइड के अंदर एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा, तो जितना प्रेशर इस वन पॉइंट पर है उतना ही प्रेशर इस 2 पर होगा। अगर आप यहां से कोई F1 फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहां से ऊपर को लगने वाला फोर्स F2 होगा। क्लियर। तो आप कह सकते हैं P1 इक्वल टू P2 होगा, तो इसका मतलब F1 बाय A1 इक्वल टू होगा F2 बाय, इसका मतलब F1 इक्वल टू आपके पास होगा F2 बाय A2 इंटू A1। आपको क्लियर पता है कि A1 छोटा है A2 से, तो A1 छोटा है A2 से, उस केस में डेफिनेटली F1 भी कम होगा किससे, F2 से। मेरी बात क्लियर। ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, ये छोटा है तो ये भी छोटा। इसका मतलब आप इधर बहुत बड़े फोर्स, बहुत बड़े लोड को स्मॉल फोर्स लगाकर भी ऊपर उठा सकते हैं। क्लियर। ये आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट होता है।
ये आपके पास प्रेशर के कुछ पॉइंट्स थे। अब हम इसी पॉइंट पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई स्टूडेंट्स, अभी अपने प्रेशर पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके पास कोई यूट्यूब है, इसमें 3 डिफरेंट लिक्विड है। ये 10 सेंटीमीटर लेंथ का ग्लिसरीन भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी दे रखी है। ये 13.6 डेंसिटी का मरकरी है और ये वाला कॉलम आपके पास है जिसके अंदर आपके पास क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है और इस ऑयल की डेंसिटी भी आपको दे रखी है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल। ये वाली लेंथ आपको पता करनी है कितनी होगी। दोनों के अपर लेवल क्या है, सेम। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉमन पॉइंट ढूंढना होगा। यहां पर प्रेशर सेम हो, वो कॉमन पॉइंट एक ही लिक्विड का होना चाहिए। जैसे ये मरकरी का पॉइंट है 1 नंबर, तो इसकी सीध में आप इधर एक पॉइंट ढूंढोगे, ये भी पॉइंट नंबर 2 मरकरी का ही होगा। लेकिन आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर है और यहां पर ऑयल और मरकरी का डिफरेंस है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। और ये मरकरी की लेंथ आपके पास 10 माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल ये 10 सेंटीमीटर था, इधर एक्स है तो ये 10 माइनस एक्स। अब मरकरी और ऑयल का कॉमन पॉइंट 3 नंबर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। क्लियर? आपने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम रहता है, लेकिन कंडीशन है एक ही लिक्विड की होनी चाहिए। मरकरी का पॉइंट 1 और मरकरी का पॉइंट 2 दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। P1 को आप लिख सकते हैं P नॉट प्लस रो, इसको मैं रो 1 ले लेता हूं, इसको मैं रो 2 ले लेता हूं और इसको मैं रो 3 ले लेता हूं। रो 1 इंटू जी H1, ये आपके पास H1 है, राइट, इक्वल टू P2 के लिए आप P3 पॉइंट का प्रेशर देखेंगे तो आप लिख सकते हैं P3 प्लस, इसका रो क्या है, मरकरी है, वही रो 1 है जो आपके पास, सॉरी मरकरी है, मरकरी का रो क्या हो गया आपके पास, रो 2 हो गया। तो आप लिख सकते हैं रो 2 जी 10 माइनस एक्स लिख सकते। अब P3 को आप यहां से चेक करें तो आप इसको क्या लिखेंगे, P नॉट प्लस रो 1, ये H ले लीजिए, जी एच इक्वल टू P3 को क्या लिखेंगे, यहां से देखिए P नॉट प्लस डेंसिटी क्या है, रो 3 जी एक्स प्लस ये क्या था, रो 2 जी 10 माइनस एक्स। आपको पता है P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, बाद में जो बचा उसमें से G भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा यहां से, रो 1 H इक्वल टू रो 3 एक्स प्लस 10, 10 क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको आप H भी लिख लो। एक बार इसे आप, चलो 10 ले लिया कोई दिक्कत, इसको भी आप H को 10 ले लीजिए, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो आपके पास रो 2 इंटू 10 माइनस रो 2 एक्स, इसको आप इधर लाएंगे तो क्या आया, रो 1 माइनस रो 2 इंटू 10 इक्वल टू रो 3 माइनस रो 2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रो 1 माइनस रो 2 बाय रो 3 माइनस रो 2। इंटू 10, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रो 2 माइनस रो 1 बाय रो 2 माइनस रो 3 इंटू 10, क्योंकि रो 2 की वैल्यू 1 और 3 से ज्यादा है। रो 2 आपके पास क्या था, 13.6 माइनस रो 1 आपके पास क्या था, 1.3 ओवर 13.6 माइनस 0.8 इंटू 10। आप लिख सकते हैं 1.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12.3 ओवर 0.8 गया तो कितना बच गया, 12.8 इंटू
10, तो आपके पास आ जाएगा, जाहिर सी बात है 10 सेंटीमीटर से कम होगा और वो कितना होगा, वो इससे रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, निकाल लेना है इसे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। उस कॉमन पॉइंट एक ही लिक्विड का होना चाहिए, दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल कर दें, फिर इस साइड के ऊपर के प्रेशर को काउंट कर लो बिल्कुल ओपन एंड से, इस साइड के सारे प्रेशर्स को ओपन एंड से काउंट कर लीजिए। राइट? सेकंड क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिक प्रेस का क्वेश्चन है। दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं, जाहिर सी बात है एक बड़ा है दूसरा छोटा है। छोटे वाले पर उसने कहा है कि एक फोर्स अप्लाई किया गया है, कितना, 20 न्यूटन का, तो जिससे इस बड़े वाले पर वो कह रहा है कि कितना फोर्स आपको मिलेगा। अब पढ़ चुके हैं क्या था, F1A1 इक्वल टू क्या होता है, F1 बाय A1 प्रेशर है ना, F2 बाय A2। कोई कंफ्यूजन? आप इस केस में लिख सकते हैं F1 बाय या F2 इक्वल टू F1 इंटू A2 बाय, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और फोर्स बाय एरिया से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, यहां से आपके पास फोर्स कितना है, 20, A2 मतलब बिग वाले का एरिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय स्मॉल वाले का एरिया 10⁻⁻, स्मॉल वाले का एरिया ये है, बिग वाले का ये रहा। बिग वाले का क्या है, 10⁻⁻², स्मॉल वाले का 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये कैंसिल हो गया 4 से, तो 400 न्यूटन आ जाए। क्लियर? अब दूसरा देखिए, आपसे पूछता है कि डिस्टेंस क्या होगी। आपको पता है वर्क दोनों तरफ सेम होगा, और वो कितना होगा, F1D1 इक्वल टू F2 D2। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिखते हैं, प्रेशर दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं PA2D। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। मेरी बात क्लियर? तो A1D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2D2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपसे D2 पूछा गया है, तो A1D1 बाय, अब वैल्यू रखना, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? थर्ड क्वेश्चन फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है इसमें, मतलब कंसेप्ट सेम है लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो अब इसको देखिए कैसे निकालें। ये आपके पास कोई लिक्विड दे रखा है, एक सर्कुलर ट्यूब है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब इस पॉइंट पर जितना प्रेशर ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा। क्लियर ना? ये एंगल 90 - थीटा हो गया। इस वाले लिक्विड के लिए आपके पास ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाली हाइट आपके पास h2 है। मान लो इसकी रेडियस r है, तो आप h2 को क्या लिख सकते हो, गौर से देखें। यहां से आप h2 को क्या लिखोगे, ये r था तो ये आपके पास क्या आ गया, r sin थीटा, और ये वाली हाइट को आप क्या लिख सकते हो, ये 90 है थीटा, तो ये वापस थीटा हो गया, तो ये आपके पास r cos थीटा। तो h2 को आप लिख सकते हैं r sin थीटा प्लस cos थीटा, लिख सकते हैं ना। इसी तरह से इधर देखें, इधर दोनों सरफेस के बीच की हाइट देखें तो वो ये रही, ये आपके पास h1 है, ये हाइट आपके पास क्या है, h1 है। मेरी बात क्लियर? यहां का प्रेशर पता है P0 था, और इससे ऊपर आपको h1 हाइट पर प्रेशर देखना है। यहां का प्रेशर P0 था, आपको नीचे h2 हाइट पर प्रेशर देखना था। अब देखो इससे ऊपर प्रेशर देखना है, और ये डिस्टेंस आपके पास h1 है,
गौर से देखें, इसे अगर हम यहां से देखें कि आपके पास इस एंड की हाइट क्या है, अभी पढ़ी ना आपने, आर कॉस थीटा, मतलब ये हाइट आपके पास क्या थी, आर कॉस थीटा थी। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, आपको पता है। और इस केस में आपके पास ये हाइट क्या हो जाएगी, ये थीटा है, ये थीटा है, ये पूरा 90 था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको पता है ये वाली हाइट आपके पास क्या थी, आर कॉस थीटा थी। हमें ये हाइट पता करनी है। उसके लिए अगर मुझे ये हाइट पता लग जाए, ये हाइट कैसे पता लगेगी, इस ट्राइंगल में मुझे ये आर पता है, ये वाली हाइट पता करनी है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये हाइट मेरे पास आर साइन थीटा हो जाए। ये हाइट मेरे पास आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है, तो H1 क्या हो गया, आर साइन थीटा माइनस, क्लियर ना। दोबारा देख लो, ये हाइट पता करनी थी, ये हाइट अभी पता लगी है, आर कॉस थीटा है, ये हाइट पता करनी है, तो इस हाइट के लिए देखें ये आर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये आर कॉस 90 माइनस थीटा होगा, जिसे लिखेंगे साइन थीटा। तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये H1 बच जाएगी। ओके, अब देखो जितना प्रेशर इधर से है उतना ही इधर से सेम प्रेशर होगा इस पॉइंट पर। इस तरफ से प्रेशर देखना है तो ये ऊपर है पॉइंट, तो मैं इन दोनों के लिए क्या लिख सकता हूं, P नॉट इक्वल टू P1 प्लस रो जी H1 लिख सकता हूं ना। डेंसिटी क्या है, D1 है, तो D1 G H1 लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं P1 इक्वल टू लिख सकता हूं P नॉट माइनस D2 G H1 लिख सकता हूं। और उधर से देखेंगे तो P2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, P2 इक्वल टू लिख सकते हैं P नॉट प्लस, सॉरी ये D1 है, P नॉट प्लस ये हाइट H2 थी तो D2 G H2। दोनों प्रेशर इक्वल हैं, तो इसका मतलब P नॉट माइनस D1 G H1 इक्वल टू होगा P नॉट प्लस D2 G H2। ये कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, माइनस D H1 को क्या लिखेंगे, R साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, उधर क्या हो गया, D2 R साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो गया, D1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू D2 कॉस थीटा प्लस साइन। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम आगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको और सिंप्लीफाई करने पर आपके पास क्या आ गया, D1 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू D2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। हम cos कॉमन ले लें तो क्या आया, D1 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू D2 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं D1 माइनस D1 टेन थीटा इक्वल टू D2 प्लस D2 टेन थीटा। इधर लाएंगे तो D1 माइनस D2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2 टेन थीटा। आपके पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 माइनस D2 बाय D1 प्लस, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेन इनवर्स D1 माइनस D2 बाय D1 प्लस D2 आ जाएगी। ये आपके पास क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। इसी तरह से आपके पास मान लो कोई कंटेनर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है,
अब एक कंटेनर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कोई बॉक्स है, क्लोज्ड है वो, और वो किसी एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट हो रहा है। उस केस में अगर हमें उसके अंदर प्रेशर पूछे तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास ये कोई कंटेनर है, ये किसी रो डेंसिटी के लिक्विड से भरा हुआ है, ये इधर को ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसकी लेंथ आपके पास L है, इसकी हाइट आपके पास h है, इस पॉइंट पर आपके पास प्रेशर है PA इक्वल टू P0। आपको B पॉइंट, आपको C पॉइंट और आपको D पॉइंट का प्रेशर पूछा जाए तो क्या होगा? देखो, जब इधर को जा रहा था तो आप हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, लेकिन जब डेप्थ में आओगे तो क्या लिख सकते हैं? H डेप्थ नीचे आते हैं तो PB को क्या लिखोगे आप? PA प्लस रो GH। तो आपके पास क्या हो गया? P नॉट प्लस रो GH हो जाएगा। कहां पर? B पॉइंट। अगर आप C के लिए देखोगे तो आप एक्सेलरेशन का मेथड लगाओगे तो आप लिख सकते हैं PC इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस A रो A नॉट L, क्योंकि L, तो PC इक्वल टू क्या हो गया? P नॉट प्लस रो A नॉट। अब PD निकालने के दो तरीके हैं, या तो हाइट से देख सकते हैं तो PD को क्या लिखेंगे? PC प्लस रो GH, या एक्सेलरेशन से देखना चाहते हैं तो PD इक्वल टू लिखोगे PB प्लस रो A नॉट L। उन दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल लेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई एक बैरोमीटर है, राइट, और बैरोमीटर के अंदर ये 10 सेंटीमीटर एयर कॉलम है, राइट, और इस केस में इसे ट्रैप्ड एयर भी कहते हैं, ट्रैप्ड एयर। ओके, और इसकी रीडिंग आपको दी है कि ये रीडिंग कितनी दे रहा है? रीडिंग दे रहा है ये 750 मिलीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एयर, फाइंड द लेंथ ऑफ एयर व्हेन इट रीड्स 730 मिलीमीटर। जब ये 730 मिलीमीटर रीड करेगा तब यहां पर एयर की लेंथ क्या होगी? देखो, एक फॉल्टेड बैरोमीटर है, क्योंकि हमें पता है रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 760, लेकिन ये 750 बता रहा है। आपको पता है इस पॉइंट की जो रीडिंग होगी P नॉट, वो क्या है? आपको पता है इस केस में P नॉट क्या है? P नॉट ऑलवेज आपके पास क्या होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। यहां पर जो एयर की रीडिंग थी P1 थी मान लो, तो आप इस केस में लिख सकते हैं P नॉट इक्वल टू P1 प्लस रो GH1। आप लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH1 माइनस H1। आपको पता है रो नॉट क्या है? 760 मिलीमीटर, और H1 गिवन कितना है आपको? 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब इनिशियली एयर का प्रेशर कितना था? 10 मिलीमीटर ऑफ। क्लियर? अब सेकंड केस में देखें, सेकंड केस में इस बैरोमीटर के अंदर जो प्रेशर आ रहा है आपके पास वो P2 है एयर का। आपको पता है ये P नॉट ही है, ये रीडिंग आपको H2 गिवन है, और कितनी गिवन है? 730 मिलीमीटर है। तो आप इसी तरह से P2 को क्या लिखोगे? 760 माइनस 730 मिलीमीटर ऑफ H। इसका मतलब P2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 30 मिलीमीटर ऑफ Hg है। अब आपको इसकी हाइट पता करनी है,
ये वाली लेंथ पहले आपके पास L1 थी, अब वाली लेंथ L2 पता करनी है, इस एयर की लेंथ आपको पता करनी थी। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, टेम्परेचर सेम रहेगा, तो आइसोथर्मल कंडीशन में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं P1 A L1 इक्वल टू P2 A, इसका मतलब L2 आपके पास क्या होगा, P1 L1 बाय P2 होगा। P1 क्या है 10 मिलीमीटर, P2 क्या है 30 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो ये आपके पास 10 बाय 30 और लेंथ क्या थी 10, इसका मतलब 10 बाय 3 मिलीमीटर आ जाए, जो भी था सेंटीमीटर थी, सॉरी 10 बाय 3 सेंटीमीटर आ जाए, इसका मतलब एयर कितनी रह जाएगी 3.3 सेंटीमीटर रह जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का भी आपने ख्याल रखना है। ये था आपके पास एक प्रेशर का कंसेप्ट। क्लियर? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इनसाइड ए लिक्विड और एनी फ्लूइड, then fluid exert a force in upward direction on the body which is known as force of buoyancy or buoyancy force. The value of buoyancy force, the magnitude of buoyancy force is equal to the weight of fluid which is displaced by immersed body. जो भी इमर्स्ड बॉडी है उसने जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल होगा। तो आपके पास जो बायोंसी फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर, बायोंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है? आप कह सकते हैं बायोंसी फोर्स की वैल्यू आपके पास होगी FB इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू G, क्योंकि कोई भी बॉडी उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी जितना वॉल्यूम उसका उसके अंदर इमर्स्ड होगा। ओके, तो इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, क्योंकि बायोंसी फोर्स क्या था आपके पास, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड था, तो जिसके लिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी लिखें। फ्लूइड का वॉल्यूम इतना ही होगा जितना बॉडी का इमर्स्ड वॉल्यूम होगा, तो इसलिए आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू G। ये आपके पास उस बॉडी पर लगने वाला क्या होगा, बायोंसी फोर्स होगा। तो जब भी आप किसी बॉडी को इमर्स्ड करते हैं उस केस में उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, बायोंसी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं इस केस में बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, नीचे को उसका वेट लगेगा, ऊपर को उसका बायोंसी फोर्स लगेगा, तो बॉडी पर अपरेंट वेट जो होता है वो होगा वेट माइनस बायोंसी फोर्स, राइट। इसका मतलब उसके वेट में लॉस हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं लॉस इन वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट, जो इक्वल होता है किसके, बायोंसी फोर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर लगने वाला बायोंसी फोर्स उसके वेट में लॉस के इक्वल होगा। मेरी बात क्लियर? यहां से इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ केसेस आ जाते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं जिसे हम, कि इक्विलिब्रियम में बॉडी पर जो फोर्सेस लगते हैं जब बॉडी फ्लोट करती है उस केस में क्या क्या कंडीशंस रहती है। आपके पास टोटल 3 केस आते हैं। जब भी आप किसी बॉडी को इमर्स्ड करेंगे उस केस में उस बॉडी की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, बॉडी का वेट ज्यादा है या उस पर लगने वाला बायोंसी फोर्स ज्यादा है। अगर बॉडी को फुल्ली इमर्स्ड कर देते हैं उस केस में, मान लीजिए आप किसी बॉडी को फुल्ली इमर्स्ड कर देते हैं, उस केस में उस पर बायोंसी फोर्स लगेगा और उस केस में उसका वेट होगा, उनमें से कौन ज्यादा है।
अगर उसका वेट ज्यादा होगा तो बॉडी उस केस में नीचे बैठ जाएगी छोड़ने पर, अगर उसका बायोंसी ज्यादा होगा तो बॉडी बाहर आएगी और तब तक बाहर आती रहेगी जब तक उसका वेट उसके बायोंसी को बैलेंस नहीं कर देता। ओके, तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।